नमस्कार दोस्तों, युग करवट पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आशित त्यागी। चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस पर खबरों के पोस्टमार्टम में आपसे बात करूंगा। रसोई गैस की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और हम बताएंगे एक ऐसा आईपीएस यूपी का जो 300 बदमाशों से मुठभेड़ कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को लेकर, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं और राज्यों के चुनाव आयुक्त भी हैं, उनकी नियुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था बनाने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर आज न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़ी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी, लेकिन नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही रहेगा। पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी.टी. रवि कुमार शामिल थे। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सर्वसम्मति से सुनाया है। बेंच के 5 न्यायाधीशों की इस पर एक ही राय थी। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इससे क्या बदलाव आएगा इस व्यवस्था में। 2017 में एक जनहित याचिका दायर करके चुनाव आयुक्त को और अधिक मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई थी। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सभी राज्यों के आयुक्तों की नियुक्ति को भी पारदर्शी व्यवस्था बनाने की बात कही गई थी। कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से चुनाव व्यवस्था में क्रांतिकारी साबित होगा। देश में हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। जीत हार के बाद ज्यादातर राजनीतिक दल सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के जरिए होती है, इसलिए भी इस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग और देश में होने वाले चुनाव में 3 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला है, स्वतंत्र होकर चुनाव आयोग काम कर पाएगा। जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य राज्यों के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होगी और पैनल की सिफारिशों पर होगी, तो चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा। आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष का नेता भी शामिल होगा, इसलिए चुनाव आयोग पर विश्वास और अधिक बढ़ेगा। दूसरा, राजनीतिक दलों और नेताओं पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी। अब तक चुनाव के दौरान नेताओं, उम्मीदवारों पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, मामले भी दर्ज होते हैं और चुनाव आयोग में शिकायतें भी होती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। भले ही चुनाव आयोग को स्वतंत्र कहा जाता है, लेकिन हमेशा सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप लगता ही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग के पास कुछ नई पावर आ जाएंगी। ऐसे में आयोग स्वतंत्र होकर राजनीतिक दलों और नेताओं पर कार्रवाई कर सकेगा। तीसरा है कि अनुभवी और चुनाव कराने के एक्सपर्ट लोग चुनाव आयुक्त बन सकेंगे। अभी तक सत्ता में बैठी पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त बनाती थी। अब इनका जो चयन होगा वो पैनल के जरिए होगा। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया में योग्यता और परखी जाएगी। योग्य लोगों को आगे लाया जाएगा। अनुभवी और एक्सपर्ट लोग इन पदों पर बैठ सकेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है? तो कोर्ट के किसी भी फैसले को चुनौती देने का हमारे यहाँ नियम है। इस मामले में कुछ अलग है, जो 5 जजों की संविधान पीठ ने एकमत होकर फैसला सुनाया है। ऐसे में अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो पता चलता है कि संवैधानिक पीठ ने जब एकमत होकर फैसला सुनाया है, तब चुनौती देने के बाद भी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा इस मामले में भी है। सरकार चुनौती दे सकती है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला बदलना मुश्किल है। हाँ, संसद चाहे तो नियम बनाकर, कानून बनाकर इस फैसले को बदल सकती है। अब ये बात है कि यह फैसला लागू कब से होगा। तो अगर सब कुछ सही रहा तो कोर्ट में इसे दोबारा चुनौती नहीं दी गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य राज्यों के चुनाव आयुक्तों की अगली नियुक्ति इसी पैनल से, इसी व्यवस्था से होगी। मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उनके कामकाज पर इस फैसले का कोई भी असर नहीं होगा। अगली नियुक्ति जो होगी वो इस व्यवस्था से की जाएगी। अभी तक चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति की तरफ से की जाती थी। आमतौर पर देखा गया है कि इस सिफारिश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल ही जाती है। इसी के चलते चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। चुनाव आयुक्त का तय कार्यकाल होता है, या तो 6 वर्ष या जितनी उनकी उम्र बच रही हो उसको देखते हुए रिटायरमेंट दिया जाता है। चुनाव आयुक्त के तौर पर कोई भी सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र 65 साल निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई 62 साल की उम्र में चुनाव आयुक्त बनता है तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष का ही होगा। एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया कैसे जा सकता है। रिटायरमेंट या कार्यकाल पूरा होने के अलावा चुनाव आयुक्त कार्यकाल से पहले अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें हटाया भी जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति संसद के पास है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और भत्ते होते हैं, उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त के वेतन और भत्ते भी होते हैं। होली से ठीक पहले रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से बढ़ा है। निश्चित तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग पर ये एक बहुत बड़ी मार है। महंगाई की मार से पहले ही एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। होली से ठीक पहले इस तरह जो दाम की बढ़ोतरी हुई है, गैस वितरण कंपनियों ने आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा महंगी हो रही हैं। गैस का इस तरह एकदम से 50 रुपये बढ़ना काफ़ी तकलीफदेह है। 2014 के बाद से अब तक एलपीजी सिलेंडर की, घरेलू गैस की कीमतें 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस बार जो बढ़ोतरी हुई है एलपीजी की कीमतों में, 1 मार्च को संशोधित किया गया था कीमतों को और 50 रुपये बढ़ा दिया गया था। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बढ़कर 1100 से ऊपर हो गया है, तकरीबन 1150 रुपये हो गया है। अगर वर्ष 2014 की हम बात करें तो उस वक्त घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी, जिसमें अब तक 693 रुपये का अंतर आ चुका है। 1 मार्च 2014 को गैस सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर 410 रुपये 50 पैसे था। 1 मार्च 2015 को 610 रुपये हुआ। 1 मार्च 2016 को 553 रुपये 50 पैसे था। 1 मार्च 2017 को 535 रुपये 50 पैसे था। 1 मार्च 2018 को 679 रुपये था। 1 मार्च 2019 को 701 रुपये 50 पैसे था। 1 मार्च 2020 को 805 रुपये 50 पैसे था। 1 मार्च 2021 को 819 रुपये का घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा था। 1 मार्च 2022 को 899 रुपये का हुआ और 1 मार्च 2023 को 1153 रुपये का हो गया। गैस वितरण कंपनियों द्वारा रसोई गैस की कीमतों में की गई ताज़ा बढ़ोतरी से पहले जुलाई 2022 में इसका दाम 1000 रुपये के आसपास था। अब बात करता हूँ यूपी के एक आईपीएस अधिकारी की, जिनके नाम 300 से ज़्यादा मुठभेड़ों में शामिल होना है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 7 गुनाहगारों में से एक का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। इस एनकाउंटर में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। प्रशांत कुमार 1990 के कैडर के आईपीएस अफसर हैं। वर्तमान में यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं। प्रशांत मूल रूप से बिहार के हैं। दिसंबर 2022 से राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को ही रिपोर्ट करते हैं। यह आदेश डीजीपी डीएस चौहान ने जारी किया था। एडीजी प्रशांत कुमार सीएम योगी के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक माने जाते हैं। प्रशांत कुमार को वीरता के 3 बार पुलिस पदक से नवाजा जा चुका है। 2020 और 21 में इन्हें मैग्लेटरी अवार्ड मिला था। राष्ट्रपति से वीरता का पुलिस पदक भी मिला है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बदमाशों को काबू करने के लिए प्रशांत कुमार को एडीजी बनाया गया है। साल 1990 में जब वो आईपीएस बने थे, तब से अब तक 300 से ज़्यादा मुठभेड़ उनकी हो चुकी हैं। इनमें कई बदमाश मारे भी गए हैं, कई घायल भी रहे हैं। यूपी में शायद ही ऐसा कोई गैंग हो जिसके 1-2 बदमाश आईपीएस प्रशांत कुमार ने ठिकाने नहीं लगा दिए हैं। खूंखार संजीव जीवा, कागा, मुकीम काला, सुशील मूच, अनिल दुजाना, सुंदर भाटी, विक्की त्यागी, साबिर आदि के गैंग के कई सदस्य प्रशांत कुमार के साथ मुठभेड़ में या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं।
यूपी में कोई भी बात हो, सबसे पहले प्रशांत कुमार ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं और बड़ी से बड़ी घटनाओं को जल्द से जल्द खोलने की उनकी कोशिश रहती है और वो उसमें कामयाब भी रहते हैं। अब आज की कुछ खास खबरें। लोनी थाना पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 5 एक ही गिरोह के हैं। इनका सरगना अभी फरार है। 5 के 5 नई उम्र के हैं, लेकिन आपराधिक वारदातों को कई को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 3 तमंचे और तकरीबन 32,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ इनके पास से बरामदगी रही है और क्या कुछ आपराधिक इतिहास है? देखिए, ये थाना लोनी क्षेत्र में एक घटना हुई और एक चौनिका सिटी में घटना हुई। इन्हीं 2 मुकदमों के संबंधित ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आज भी ये 5 अभियुक्त, जिनका नाम है दीपू, मनीष, श्वेर, पृथ्वी और साधु, ये 5 नई उम्र के लड़के हैं, टॉनिका सिटी क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इनके 2 अन्य साथी और फरार हैं, निखिल और अंश। ये लोग भी ये सभी लड़के जो है दीपक अग्रवाल गैंग के सदस्य अपने आप को बताते हैं और नई उम्र के लड़के हैं। इनके द्वारा जो 2 अभी मुकदमे प्रकाश में आए हैं, जो घटना इन्होंने की थी, एक टॉनिका सिटी की और दूसरी जो है इन्होंने एक गिरी मार्केट के पास में इन्होंने दुकानदार से जो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे लोगों को बेच करके इसी गैंग से 3 लड़कों ने उनसे छिनैती की थी, जिसमें निखिल है, अंश है और मनीष है। तो निखिल और अंश अभी फरार है, मनीष गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जो है थाना टॉनिका सिटी में ही परचून की दुकान से जो कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, वो घटना भी इन्हीं लोगों ने की थी। तो इस तरह से करके कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो है अभी जब इनको पकड़ा गया है तो ये लोग फिर से घटना करने की साजिश बना रहे थे। वनडे यूनिवर्सिटी अभियान को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा हर शहर को डिजिटल बनाने की है। मेरठ रोड स्थित HRIT कॉलेज में आयोजित वन डे यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास और उद्यमिता केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का विजन रखते हुए कहा कि PM मोदी का सपना है कि देश का हर जिला, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, डिजिटल होना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़े। इन द फ्यूचर India's fingerprint will be on everything and everywhere digital। यानी कि अंग्रेजी में कहा उन्होंने कि हर टेक्नोलॉजी के इश्यू पर भारत का या भारत के युवाओं का फिंगरप्रिंट या निशान होगा, ये लोग कह रहे हैं। तो मैं आता हूँ कॉलेजेस में, युवाओं के साथ संवाद करता हूँ, ये कहता हूँ कि देखिए, ये जो फ्यूचर के लिए इनेबलिंग पॉलिसीज, इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रधानमंत्री बना रहे हैं, इसका स्टार आप हैं, आपको आगे बढ़ना है। राज्य मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान इन संभावनाओं को और बढ़ावा मिला जब वर्क फ्रॉम होम का चलन शुरू हुआ। अब कोई भी कहीं भी बैठकर अपना काम आसानी से कर सकता है। वनडे यूनिवर्सिटी अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि इसका मकसद युवाओं से संवाद करना है, ताकि युवाओं को देश की प्रगति के बारे में बताया जा सके, युवाओं से उनकी समस्याएं जानी जा सकें, ताकि उनका हल निकालकर रोजगार के बेहतर अवसर दिए जाएं। 2017, 18, 19 और 19-20 में अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन हुआ है 7% से 4.8%। ये डेटा है, पब्लिश डेटा, ये मैं कुछ इमेजिनरी नहीं कर रहा हूँ। तो स्किलिंग और अनएम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट कोरिलेशन है। इन्वेस्टमेंट और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना, इसमें कोरिलेशन है। उन्होंने दावा किया कि 45 करोड़ बेरोजगार में से 32 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्हें कोई तकनीकी जानकारी नहीं थी। अब सरकार पहले युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करती है, फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। इससे काफ़ी बड़े पैमाने पर युवा रोजगार पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोदीनगर खरगोदा बाईपास पर कट बनाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने समर्थन देने की घोषणा की है। इस मामले में 15 मार्च को मेरठ में महापंचायत बुलाई गई है। टूट जाता है तो सरकारें हिल जाती है। मोदीनगर के चुड़ियाला में दिल्ली मेरठ हाईवे पर खरगोदा बाईपास पर उतार चढ़ाव की कट की मांग को लेकर धरना चल रहा है। इस धरने को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि NHAI और जिला प्रशासन किसानों के साथ धोखा कर रहा है।
इसीलिए भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक किसानों के आंदोलन के साथ है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि चुड़ियाला गांव के पास खरकोदा मोदीगढ़ बाईपास और दिल्ली मेरठ हाईवे पर उतार चढ़ाव के लिए कट बनाए, क्योंकि किसानों को अपने खेतों पर आने जाने के लिए सर्विस रोड की भी आवश्यकता है। NHAI ने जो अंडरपास बनाए हैं वे काफ़ी नीचे हैं, उनको ठीक कराने की मांग भी की गई है। यहाँ किसानों ने बताया कि 15 मार्च को मेरठ कमिश्नर कार्यालय पर एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सजवान नगर में अवैध रूप से बने मकानों को ध्वस्त करने का प्रशासन काम कर रहा है। वहाँ के लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान संगठन ने इस मामले को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संगठन ने सजवान नगर के ध्वस्तीकरण का विरोध करते हुए डीएम के नाम ज्ञापन दिया है। संगठन ने कहा है कि वर्षों से वे लोग वहां रह रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन उनके आवास को तोड़ने पर आमादा है। संगठन ने ज्ञापन में मांग की है कि ध्वस्तीकरण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मांग की गई है कि अभिलेखों में जैसे सजवान नगर दर्ज है वैसा ही छोड़ा जाए। भूमाफिया और बिल्डर अधिकारियों के साथ मिलकर गाँव की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। उनकी जाँच कराकर कार्रवाई की मांग भी लोगों ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आज़ाद समाज पार्टी ने प्रदर्शन किया है। पार्टी का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पार्टी ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और सहायता देने की मांग की है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज़ाद समाज पार्टी ने गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका गांव में रहने वाले 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं की गई है। आज़ाद समाज पार्टी ने मांग की है कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी दे। इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया है। राजस्थान में जो हमारे 2 भाई हैं मुस्लिम समाज से, उन्हें कुछ अतत्व समाज के लोगों ने उठा करके हरियाणा में जाकर के उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उन्हें बिलोरों में डाल करके फूंक दिया गया। उसी के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं कि उनके हत्यारों को फांसी दी जाए और हमारे दोनों भाइयों को न्याय दिलाया जाए। इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अगले सप्ताह होली मनाई जाएगी। बाजारों में भी होली की तैयारी देखने को मिलने लगी है। कई तरह के रंग और मॉडल की पिचकारियां दुकानों पर उपलब्ध हैं। गुब्बारे भी डिमांड में हैं। होली का पर्व नज़दीक आते ही बाजार में इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। बाजार रंग, गुलाल और पिचकारियों से सजने लगे हैं। अब इन सामानों को खरीदने के लिए लोग भी दुकानों पर पहुंच रहे हैं। होली का दहन 7 मार्च को और दुल्हनी 8 मार्च को परंपरागत तरीके से मनाई जाएगी। बाजार में खुशबू वाले और स्प्रे वाले रंगों की धूम मची हुई है। रंग बिरंगी डिजाइन की पिचकारी आई हुई हैं जो बच्चों को खूब लुभा रही हैं। बंदूक, सांप, मोबाइल, स्पाइडरमैन आदि कई मॉडलों में इन्हें बाजार में उतारा गया है। गुब्बारों की भी जमकर खरीदारी हो रही है। होली से संबंधित रंग बिरंगी टोपी खरीदने के लिए बच्चे लगातार पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। वेब सिटी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मरने वाले के परिजनों ने 2 पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया था। वेब सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सूचना के बाद उस समय तत्काल पुलिस के द्वारा मेडिकल किया गया था, लेकिन कोई गंभीर इंजरी नहीं पाई गई थी। उसके बाद इनको, जैसा कि इनके परिवार वालों ने बताया है कि 18 फरवरी को इनको स्ट्रोक आया है और 18 फरवरी को स्ट्रोक के बाद भी ये इलाज करा रहे थे और इलाज के बाद में प्रेम नारायण महतो जी की मृत्यु हो गई। उन्होंने पुलिस वालों पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उनकी मारपीट की चोटों के कारण ये मृत्यु हुई है। इनकी इस आरोप के आधार पर उनसे तत्काल तहरीर लेकर थाना वेब सिटी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार कराया जा रहा है और आगे की जांच और विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों का पोस्टमार्टम कैसे लगा मुझको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।